नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा भारत में संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास का मतलब है कि भारत में जो अंग्रेजी काल से लेकर के वर्तमान काल तक का जो संविधान है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए और किस तरह से इनका विकास हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक शुरू करने से पहले हम दो चार बातें हैं वो संवैधानिक जो विकास है उनके पहले से बातें हैं वो देख लेते हैं। क्या था? देखो, सबसे पहले होती है इलाहाबाद संधि। क्या होती है? इलाहाबाद संधि। देखो, इलाहाबाद संधि कैसे हुई देखते हैं। 22 अक्टूबर 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। कब? पहले 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है, उसके बाद में 1765 में कब? 1765 में इलाहाबाद संधि होती है। ये संधि नवाब तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। इस संधि के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन राज्यों में राजस्व वसूल करने का अधिकार है वो कंपनी को दे दिया गया। इलाहाबाद संधि हुई 1765 में। उसके बाद में बंगाल, बिहार और उड़ीसा इनमें राजस्व वसूल करने का काम है वो जो अधिकार है वो किसको मिल गया? कंपनी को मिल गया। तो फिर 1765 से लेकर के 1772 तक, कब तक? 1765 से लेकर के 1772 तक भारत में दोहरा शासन बना रहा, क्योंकि प्रशासन का दायित्व नवाब के हाथों में था, जबकि राजस्व वसूली व सेना का प्रशासन है वो कंपनी के हाथों में था। इसलिए इसको द्वैध शासन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वैध शासन कहते हैं। भाई 1765 से लेकर के 1772 तक इस प्रकार का शासन बना रहा, क्योंकि प्रशासन का दायित्व तो था वो नवाब के हाथों में था, जबकि राजस्व वसूली और सेना का जो प्रशासन है वो किसके हाथों में था? कंपनी के हाथों में था। तो इसलिए इसको द्वैध शासन की संज्ञा दी गई उस समय। अब शुरू करते हैं संवैधानिक इतिहास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या पढ़ेंगे? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कहने का मतलब है गवर्नर के आगे गवर्नर जनरल लगा दिया। क्या लगा दिया? गवर्नर जनरल। क्या लगाया? गवर्नर जनरल लगा दिया। ठीक है, ध्यान रहे, थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। गवर्नर जनरल के 4 सदस्य कार्यकारी परिषद की स्थापना होती है। किसकी? कार्यकारी परिषद की। जिसके कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। इस अधिनियम के द्वारा मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बना दिया गया है। क्या किया कि बम्बई तथा मद्रास के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल है उसके अधीन कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। किसकी? कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य न्यायाधीश थे। कितने? एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसकी स्थापना कहाँ पर की गई? कलकत्ता में। साथ ही कंपनी के सेवकों को निजी व्यापार से प्रतिबंधित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कंपनी के जो सेवक थे उनको निजी व्यापार से प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके द्वारा कंपनी के मामलों को देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई। किसकी? एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई। ये प्रशासन करने की इकाई थी जो कंपनी के सैन्य व सिविल मामलों की रिपोर्ट है वो किसको देती थी? ब्रिटिश सरकार को देती थी। किसको? ब्रिटिश सरकार को देती थी। अब देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784, यानी दोहरा शासन या कंपनी ब्रिटिश सरकार का शासन भी बोलते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ कि कंपनी के जो वाणिज्यिक व राजनीतिक कार्य हैं इनको अलग अलग कर दिया, इनमें भेद कर दिया। तो एक्ट के द्वारा राजनीतिक कार्यों की देखभाल के लिए 6 सदस्यीय नियंत्रक बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। किसकी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसकी सदस्य संख्या कितनी थी? 6 सदस्यीय नियंत्रक बोर्ड थी। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा
ब्रिटिश सरकार को कंपनी के प्रशासन में सर्वोच्चता प्राप्त हो गई। किसके द्वारा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कंपनी के प्रशासन में सर्वोच्चता है वो प्राप्त हो गई थी। इसके माध्यम से भारत में पुनः दोहरा शासन स्थापित हुआ, जिसमें कंपनी का व्यापार पर अधिकार हो गया था, जबकि सैन्य, राजस्व व नागरिक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया था। यानी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उस पे तो कंपनी का एकाधिकार स्थापित हो गया, और जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उस पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया। अब हम देखते हैं चार्टर एक्ट 1813। क्या देखेंगे? चार्टर एक्ट 1813 का चार्टर है वो क्या कहता है, देखिए। इस एक्ट के द्वारा कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन में एकाधिकार बराबर रहा। किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन पर जो एकाधिकार है वो बराबर रहा। भारत में चाय को छोड़कर अन्य पर एकाधिकार है वो समाप्त हो गया। किसको छोड़कर? चाय को छोड़कर। भारत में चाय को छोड़कर अन्य सभी पर एकाधिकार है वो क्या हो गया? समाप्त हो गया इस एक्ट के द्वारा। साथ ही ईसाई धर्म को फैलाने की यानी प्रचार करने की अनुमति है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई इस एक्ट के द्वारा। साथ ही तय किया गया कि कंपनी जो है वो भारत में शिक्षा साहित्य के लिए है वो 1 लाख रुपए है वो उसका व्यय करेगी। 1 लाख रुपए का शिक्षा साहित्य पर वो खर्चा करेगी। अब हम पढ़ेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। कौन सा एक्ट? चार्टर एक्ट। ये जो एक्ट है 1833 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश इंडिया का शासन है वो केंद्रीकृत हो गया। पहली बात तो ये कि भारत में ब्रिटिश इंडिया का शासन है वो क्या हुआ? केंद्रीकृत हो गया। फिर इसी एक्ट के तहत बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसके हाथों में नागरिक एवं सैन्य शक्तियाँ थी। क्या किया? बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल है वो घोषित कर दिया, जिसके हाथों में नागरिक व सैन्य शक्ति थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम है जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसी एक्ट के द्वारा मद्रास व बम्बई, उस समय बम्बई हुआ करता था, कि बम्बई और मद्रास की जो सारी विधियों की जो शक्ति है, जो विधि बनाने की शक्ति, उसे समाप्त कर दिया और संपूर्ण विधि की जो शक्ति है किसको दे दी? गवर्नर जनरल को दे दी गई। तथा इसी एक्ट के तहत कंपनी के द्वारा, किसके द्वारा? कंपनी द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की ओर से शासन किया जाने लगा। किसके द्वारा? कंपनी है वो ब्रिटिश सम्राट है उसकी ओर से शासन करने लगा। तथा विधि आयोग के सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई। किसकी? लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवाओं के चयन के लिए एक खुली प्रतियोगिता, जो परीक्षा होती है प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम का आयोजन करने का एक प्रयास किया गया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण ये क्या हुआ? हमारे देश में लागू नहीं हो सका। किसके द्वारा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा खुली प्रतियोगिता। अब हम पढ़ेंगे अंतिम चार्टर अधिनियम 1853। कौन सा? 1853। देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। कौन? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पर 1853 को ये चार्टर पारित होता है। साथ ही एक्ट के द्वारा भारत में एक विधानमंडल की स्थापना की गई, तथा साथ ही बंगाल के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल है उसका पद भी बना दिया, एक नया पद सर्जित कर दिया गया, वो था लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल जो बंगाल का था। तथा इसी एक्ट के द्वारा 12 सदस्य वाला विधान परिषद का गठन हुआ। किसका? विधान परिषद का गठन हुआ, जिसमें 12 सदस्य थे, जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सिद्धांत पर कार्य करेगा। कौन से सिद्धांत पर? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगा। साथ ही बंगाल में प्रशासनिक कार्यों के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। कौन से कार्यों के लिए? बंगाल में जो प्रशासनिक कार्य हैं उनके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी नियुक्ति की गई, इसीलिए इसको अंतिम चार्टर अधिनियम भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1858।
1858। इसके क्या क्या प्रावधान थे देखते हैं। ये जो अधिनियम है 1857 की क्रांति के बाद 2 अगस्त 1858 को ये अधिनियम है वो लागू हुआ। इस अधिनियम को भारत शासन का जो सबसे अच्छा अधिनियम भी बोला जाता है। इस अधिनियम में क्या हुआ कि 1784 के जो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा द्वैध शासन लागू किया गया था भारत में, उसे समाप्त कर दिया गया। पहली बात कि 1784 के जो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा लागू की गई व्यवस्था, द्वैध शासन व्यवस्था है, उसे समाप्त कर दिया गया। इसी एक्ट के द्वारा यानी इसी एक्ट के तहत भारत में गृह सरकार की स्थापना की गई, जिसके लिए पद का वो है सर्जन कर दिया गया। गृह सरकार के वो पद था भारत सचिव का पद, यानी मंत्री पद बोलते हैं उसे, भारत सचिव का पद था, जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। किसके प्रति? ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था भारत सचिव का पद। ठीक है, ब्रिटिश संसद का जो कैबिनेट मंत्री होता है ना, उसके यहाँ यानी उसके समकक्ष ये पद होता था कि ये मान लो संसद का कैबिनेट मंत्री ही था। ठीक है, सभी प्रकार की रियासतों पर नियंत्रण भारत सचिव के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? भारत सचिव, जो रियासत थी भारत की, उस पर नियंत्रण है वो भारत के सचिव द्वारा किया जाता था। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य, कितने? 15 सदस्य की एक परिषद बनाई गई, जिसका नाम भारत परिषद रखा गया। तथा इसी अधिनियम के द्वारा शासन यानी शासन की जो सत्ता है वो ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। सारी की सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करने लगा? ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई, ब्रिटिश क्राउन प्रयोग करने लगा। तो चलिए अब देखते हैं हम रानी विक्टोरिया द्वारा किए गए आश्वासन। 6 प्रकार के आश्वासन दिए थे इन्होंने, वो देखते हैं 6 आश्वासन कौन कौन से। इसके द्वारा रानी विक्टोरिया की पहली घोषणा थी कि अब हम भारत के किसी भी भाग पर अधिकार नहीं करेंगे, अर्थात राज्यों का विलय की जो नीति है, गोद निषेध नीति जो डलहौजी ने लागू की थी, इस नीति को समाप्त कर दिया रानी विक्टोरिया के द्वारा। ठीक है, यानी जो राज्य विलय करने की एक नीति थी, वो नीति है वो समाप्त कर दी, जो लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। अब प्रशासन में बड़े बड़े शिक्षित व्यक्तियों के का सहयोग लेंगे, इसी का दूसरा नाम क्या हुआ? सहयोग की नीति रखा गया। यहाँ से भारत के लोगों को प्रशासन में शामिल करना प्रारंभ कर दिया गया रानी विक्टोरिया की घोषणा में। सभी सरकारी नौकरियां यानी जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें भारतीयों के लिए भी स्थान दिया गया, यानी सरकारी नौकरियां सभी भारतीयों के लिए खोल दी जाएंगी। उसमें प्रांत, धर्म, नस्ल, जाति, रंग आदि का कोई भेद नहीं होगा नौकरियों में, ये प्रावधान किया गया। साथ ही ये घोषित किया गया कि अब हम भारत में शांति एवं जन कल्याण का कार्य करेंगे। 1857 की क्रांति में बहुत से लोग हैं वो पकड़े गए थे, जो जेलों में बंद थे, इन सभी को माफ़ कर दिया जाएगा। भारत में 3 बड़े विश्वविद्यालय बनाए गए, जो बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। उस समय बम्बई होता था, मुंबई नहीं होता था, और कोलकाता नहीं होता था, कलकत्ता होता था। यहाँ पर जो 3 बड़े विश्वविद्यालय थे उनकी स्थापना का प्रावधान किया गया। 1858 के अधिनियम को विक्टोरिया घोषणा पत्र या इलाहाबाद घोषणा पत्र या शाही घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। तो शिक्षित वर्ग ने इसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा बताया था। किस वर्ग ने? शिक्षित वर्ग ने, जो 1858 का शासन अधिनियम है, इसको अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा बताया था। अब हम देखते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। कौन सा अधिनियम? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1 अगस्त 1861 को लागू हुए इस अधिनियम में भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं को जन्म दिया। किसने? 1 अगस्त 1861 को लागू हुए इस अधिनियम में भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं को जन्म दिया। वायसराय की कार्यकारी परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने, किसने? लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की तथा मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी। किसकी? मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था है उसकी नींव रखी गई। साथ ही इसी के द्वारा मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी किया गया। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। साथ ही विधेयक पर वीटो की शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति भी प्रदान कर दी। किसको? गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की और वीटो पावर की शक्ति है वो दे दी गई। अब हम पढ़ेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम।
1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीयों में पनप रही राष्ट्रीयता, 1885 में कांग्रेस की स्थापना तथा इल्बर्ट विवाद आदि घटनाओं ने 1892 के भारत परिषद अधिनियम पारित करने के लिए अंग्रेजों को बाध्य किया गया। किसको किया गया? अंग्रेजों को बाध्य किया गया 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित करने के लिए। इस एक्ट के तहत बजट पर बहस में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू हो गई। किस पर? बजट पर बहस करने के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। अतः इस एक्ट को संसदीय व्यवस्था का आरंभ कहा जा सकता है। कौन सी व्यवस्था का? संसदीय व्यवस्था का। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, उन्होंने 1892 का जो अधिनियम है उसे संसदीय शासन की शुरुआत बता दिया। कौन से शासन व्यवस्था की? संसदीय शासन व्यवस्था की शुरुआत बता दिया। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अब हम पढ़ेंगे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। नवंबर 1906 में लॉर्ड कर्जन की जगह लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय बनाया तथा जॉन मार्ले को भारत का सचिव नियुक्त किया गया। इन दोनों के प्रयासों से ये अधिनियम तैयार हुआ। अतः 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना गया। ठीक है। इस अधिनियम का उद्देश्य कांग्रेस के उदारवादी नेताओं को खुश करना तथा राष्ट्रवाद के उगते हुए पौधे को स्पष्ट से नष्ट कर देना था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो राष्ट्रवाद जो पनप रहे हैं लोगों के दिलों में, उस राष्ट्रवाद को खत्म किया जाए। मार्ले मिंटो सुधार में मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया, यानी उनको अलग निर्वाचन का हक दे दिया गया, जिसमें भारत में सांप्रदायिकता तथा भावी विभाजन के बीज बो दिए। किस अधिनियम ने? 1909 के अधिनियम ने हमारे भारत के विभाजन के जो है बीज वो बो दिए। इसके लिए लॉर्ड मार्ले ने वायसराय जॉन मिंटो को एक पत्र में पृथक निर्वाचन जो प्रणाली थी उसके बारे में लिखा था। किसने? लॉर्ड मार्ले ने। कि हम ऐसे घातक विष बीज बो रहे हैं। क्या बो रहे हैं? एक विष बीज, जहर का बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बड़ी कड़वी होगी। क्या होगी? कड़वी होगी। अब मार्ले मिंटो अधिनियम में जो प्रावधान किए गए उसके बारे में देखते हैं। पहला है कि केंद्रीय विधान परिषद का नाम औपनिवेशिक विधान परिषद रखा गया। ठीक है। पहला है केंद्रीय विधान परिषद का नाम औपनिवेशिक विधान परिषद रखा गया तथा प्रांतीय विधान परिषद में सारे गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत को अनुमति दी गई। किसको? प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत को भी अनुमति मिल गई थी। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में शामिल करने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कानूनी सदस्य के रूप में। प्रथम बार बजट पर समिति प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार सदस्यों को दिया गया। संपत्ति कर तथा उपाधियों, जो संपत्ति कर और उपाधियां मताधिकार का आधार भी थी। क्या थी? उपाधियां मताधिकार का आधार थी। संपत्ति कर और उपाधियां क्या थी? मताधिकार का आधार थी। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर के 60 कर दी गई। कितनी? 16 से बढ़ाकर 60 कर दी। गवर्नर जनरल व उसकी कार्यकारिणी के 9 पदेन सदस्यों को मिलाकर के विधानमंडल में कुल सदस्य संख्या 69 हो गई थी। कितनी? 9 सदस्यों से मिलाकर कितनी हो गई? 69 सदस्य संख्या हो गई थी। पहली बार औपचारिक रूप से विधानमंडल का सिद्धांत 1909 के अधिनियम में ही प्रस्तुत किया गया था। कौन सा सिद्धांत? विधानमंडल का सिद्धांत है वो 1909 के अधिनियम में प्रस्तुत किया गया। इस अधिनियम के तहत मुस्लिम को पृथक निर्वाचन मंडल या दोहरा मताधिकार दिया गया तथा वे सामान्य निर्वाचन में भी भाग ले सकते थे। निर्वाचन मंडल को 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया था, जो निम्न थे। पहला था सामान्य और दूसरा वर्गीय या मुस्लिम, तीसरा था विशिष्ट निर्वाचक वर्ग। इसमें व्यापारिक संघ, जमींदार और विश्वविद्यालय शामिल थे। क्या थे? व्यापारिक संघ, जमींदार और विश्वविद्यालय जो थे वो शामिल थे।
इस अधिनियम द्वारा वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन इस पर सदस्य मतदान नहीं करवा सकते थे। क्या दिया गया? वार्षिक बजट है उस पर बहस करने का अधिकार दे दिया, लेकिन सदस्य का मतदान नहीं करवा सकते थे। साथ ही सार्वजनिक हित के मामले हैं उन पर बहस करने का भी अधिकार दे दिया गया। वर्ष 1907 में भारत सचिव की जो परिषद थी, कौन सी? भारत सचिव। भारत परिषद में 2 भारतीयों यानी सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा केजी गुप्ता को इसमें नियुक्त किया गया। कहाँ पर? भारत परिषद में 2 भारतीयों को। कौन कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा केजी गुप्ता। इन दोनों व्यक्तियों को इसमें नियुक्ति दी गई। केंद्र में सरकारी और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषदों के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा केंद्रीय एवं प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को सम्मिलित करने का प्रावधान कर दिया गया। क्या किया? केंद्रीय तथा प्रांतीय कार्यकारिणी जो परिषद है उसमें भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान है वो इस अधिनियम के तहत कर दिया गया था। अब 1909 के जो पार्लियामेंटो अधिनियम है उनके बाद में 20 अगस्त 1916 की जो मॉन्टेग्यू घोषणा है उनके बारे में हम देखते हैं। कौन सी? 20 अगस्त 1916 में मॉन्टेग्यू ने क्या क्या घोषणाएं की थी? भारत के सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त को उत्तरदायी शासन प्रणाली लागू करने की घोषणा की। 20 अगस्त को ये सरकार की ओर से पहली बार भारत के लिए उत्तरदायी शासन शब्द है सरकार ने स्वीकार किया। कौन? ब्रिटिश सरकार की ओर से पहली बार उत्तरदायी शासन का प्रयोग हुआ। किसका? उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग हुआ था। अब हम पढ़ेंगे जो उत्तरदायी शासन है उसको भारत शासन अधिनियम 1919 यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। कौन सा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। 1919 के अधिनियम का तत्कालीन कारण 1916 का होम रूल आंदोलन तथा मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट थी। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट रूप से इसमें प्रयोग किया गया। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन के जनक जो हैं वो लियोनी स्कॉटिश है। कौन? लियोनी स्कॉटिश। द्वैध शासन का सूत्रपात 1 अप्रैल 1921 को 8 प्रांतों में हुआ। वो प्रांत थे बंगाल, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब, बम्बई तथा मद्रास में हुआ। ये शासन व्यवस्था जो है 1937 तक चलती रही। तो 1 अप्रैल 1921 को ये क्या हुआ? इसे लागू कर दिया गया द्वैध शासन को। द्वैध शासन है वो 1 अप्रैल 1921 को 8 प्रांतों में लागू हुआ और वे 8 प्रांत बंगाल, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब, मुंबई और मद्रास थे। तथा इस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, यानी लोक सेवा आयोग है उसके गठन का प्रावधान किया गया। ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो पूछ लिया जाए कि लोक सेवा आयोग का गठन है वो किसकी सिफारिश पर की गया तो वो है ली आयोग की सिफारिश पर की गई थी। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने की इजाज़त है वो इस अधिनियम के द्वारा दे दी गई। इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। ठीक है, कहाँ की? प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। बड़े प्रांतों की अधिकतम संख्या 140 तथा छोटे प्रांतों में न्यूनतम संख्या 60 सदस्य रखने की व्यवस्था की गई। इनमें कम से कम 70% सदस्य तो निर्वाचित होते थे और शेष जो सदस्य थे वो मनोनीत होते थे। साथ ही उनको मताधिकार प्रदान किया गया, वो भी 10% है वो जनता को मताधिकार की व्यवस्था है जो प्रदान है वो कर दिया गया, यानी मताधिकार 10% बढ़ा दिया गया जनता के लिए। केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र ने अपने पास रख ली। केंद्रीय विषय रक्षा, विदेश मामले, टंकण, मुद्रा, आयात निर्यात कर इत्यादि थे तथा प्रांतीय विषय शांति और व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा प्रशासन तथा कृषि आदि थे। ये विषय जो थे ये प्रांतीय विषय थे। प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें पहला तो है स्थानांतरित विषय और दूसरा है आरक्षित विषय। तो दोस्तों अगला पार्ट अगले वीडियो में देखना। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर देना। ये अब अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे 1919
का बचा हुआ पार्ट और 1935 का अधिनियम है वो एक साथ में पढ़ लेंगे। जय हिंद, जय भारत।